नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः छत्तीसगढ़ में आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। आपने नहीं देखा तो बिल्कुल इसको जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ये जो हम लोग प्रश्न उत्तर की श्रृंखला जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसको आप लोग टेस्ट सीरीज के रूप में लीजिएगा और अपने आप को आकलित करिएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि किसी भी बुक को उठाकर इसको यहाँ पास रख दिया गया, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल आप लोग को नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो निश्चित ही आप इन सभी क्वेश्चन को लगाकर अपनी तैयारी को और अच्छे से करिए। और आज की इस क्लास में हम लोग गुप्त वंश, सरभपुरी वंश और राजश्री तुल्यकुल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, प्रीलिम्स बहुत पास है। अब एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, अब रोज क्वेश्चन आंसर लगाइए, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर रोज लगाओ। रोज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और हमको पता चलेगा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। दूसरा, गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। तीसरा, समुद्रगुप्त ने कौशल नरेश, महेंद्र सेन तथा नल शासक व्याघ्रराज को हराया था। और चौथा है, समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी से संबंधित जानकारी कोपरा बलौदा बाजार से प्राप्त होता है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको बताना है कौन सा इसमें से कथन है वो असत्य है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला देखिए, गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी, है ना। गुप्त काल को हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखना, गुप्त काल में कला विज्ञान, गुप्त काल में कला विज्ञान साहित्य शिक्षा, गुप्त काल में कला विज्ञान साहित्य शिक्षा स्थापत्य इन सभी क्षेत्रों में अद्वितीय क्या हुआ, विकास हुआ। तो चूंकि गुप्त काल में कला विज्ञान साहित्य शिक्षा स्थापत्य इन सभी क्षेत्रों में अद्वितीय विकास हुआ, अर्थात अत्यधिक मात्रा में विकास हुआ, तो अत्यधिक मात्रा में इन सभी क्षेत्रों में विकास होने के कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है ना। गुप्त काल में हमारे मध्य छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, दक्षिणापथ। किस नाम से, दक्षिणापथ, ठीक है, दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ आपको याद रखना है, जो आपका दंडकारण्य का जो पठार है, इस क्षेत्र को किस नाम से जानते थे, इस क्षेत्र को महाकांतार के नाम से जाना जाता था। मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को दक्षिणापथ या कोसल के नाम से जानते थे और आपका दंडकारण्य के पठार है, इस क्षेत्र को महाकांतार के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, समुद्रगुप्त ने कौशल नरेश, महेंद्र सेन तथा नल शासक व्याघ्रराज को हराया था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त जब अपने दक्षिण विजय अभियान के लिए निकले थे तो उन्होंने कौशल नरेश या बोल सकते हैं वाकाटक नरेश महेंद्र सेन को और साथ ही साथ नल शासक व्याघ्रराज को हराया था। अब इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुए जिसका नाम था हरिसेन। तो हरिसेन के प्राग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन किया गया है और उसी प्राग प्रशस्ति से हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने कौशल नरेश महेंद्र सेन तथा नल शासक व्याघ्रराज को हराया था, ठीक है। तो तीसरे स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी से संबंधित जानकारी कोपरा बलौदा बाजार से प्राप्त होता है। तो ये आपका चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखो, समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी से संबंधित जानकारी हमको कोपरा से अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन इसका विस्तार आपका बलौदा बाजार जिला में नहीं है जी। इसका व्यवस्थित आपका कहाँ है, आपका गरियाबंद जिला में। कहाँ है, गरियाबंद जिला में, ठीक है। इसका जो व्यवस्थिति है ये कहाँ है, गरियाबंद जिला में, याद रखना है। जबकि ऑप्शन क्या दिया गया है, बलौदा बाजार जिला, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी से संबंधित जानकारी है वो कोपरा गरियाबंद से प्राप्त होता है, ना कि आपका बलौदा
बड़ा बाजार, इसीलिए चौथा वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से गुप्त शासक हुए जिसके साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। समुद्रगुप्त के बाद आपको याद रखना है रामगुप्त के बाद आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आपको याद रखना है जी कुमारगुप्त के बाद आपको याद रखना है भानुगुप्त। तो इन सभी गुप्त शासकों के साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य था, तो चौथा वाला कथन, इसलिए इसका आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अभी आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में आपको असत्य कथन की पहचान करना है। देखो, पहला, चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश महेंद्र सेन से करवाया था। दूसरा, इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा, खड़सिया के पास से विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ है। और चौथा है 1972 में दुर्ग के 52 बरस से गुप्तकालीन 20 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो बताना इसमें से कौन सा कथन है आपको असत्य है। तो देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में आपको बताना है ना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश महेंद्र सेन से करवाया, तो यही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको आपका विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री, इसकी पुत्री का नाम था प्रभावती, इसकी पुत्री का नाम क्या था, प्रभावती। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे कराया, वाकाटक नरेश, ठीक है, वाकाटक नरेश किसके साथ कराया था, रुद्रसेन के साथ कराया था। वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ कराया था, जबकि यहाँ पास बोला गया नरेंद्र आपका महेंद्र सेन आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे कराया था, वाकाटक नरेश रुद्रसेन से कराया था, जबकि यहाँ पास महेंद्र सेन लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा, इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तीसरा, देखो, खड़सिया के पास से विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ है। खड़सिया जो कि कहाँ है, आपका रायगढ़ में, ठीक है, रायगढ़ जिला। तो खड़सिया अर्थात रायगढ़ जिला के पास से विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का है, वो प्राप्त हुआ है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। और चौथा, 1972 में दुर्ग के 52 बरस से गुप्तकालीन 20 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो चौथा वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है कि 1972 में दुर्ग के 52 बरस से गुप्तकालीन 20 सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें हमको चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, उसके बाद रामगुप्त के बाद ध्यान रखना है आपको रामगुप्त के बाद कुमारगुप्त। इन सभी शासकों के बारे में पता चलता है। मैंने क्या बोला कि 1972 में दुर्ग के 52 बरस से गुप्तकालीन 20 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे हमको चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और रामगुप्त और कुमारगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, देखिए, कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। आरंग कहाँ आता है, रायपुर जिला में आता है, पता होगा। दूसरा, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सरबपुरी शासक सरबराज के नाम का उल्लेख है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। भानुगुप्त के एरन अभिलेख, इस अभिलेख को आपको भूलना नहीं ना, किसका है आपका एरन अभिलेख, भानुगुप्त का, है ना। किसका जी, भानुगुप्त का है एरन अभिलेख। तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सरबपुरी शासक सरबराज के नाम का उल्लेख मिलता है। तीसरा, रायपुर के पिटाईवल से एक गुप्तकालीन सिक्का प्राप्त हुआ है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो इसमें से तीनों कथन सही है जी। कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सरबपुरी शासक सरबराज के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और रायपुर के पिटाईवल से एक गुप्तकालीन सिक्का प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि एरन अभिलेख किसका है, तो भानुगुप्त का है। किसका, भानुगुप्त का। और उसमें किस शासक के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, तो राजा सरबराज। तो इसमें से आपका असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसमें से तीनों कथन तो सत्य है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश का नाम क्या था। छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश का नाम क्या था, नल वंश, गुप्त वंश, वाकाटक वंश और राजश्री तुल्य कुल वंश। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका राजश्री तुल्य कुल वंश। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है।
राजसी तुल्यकुल वंश और इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो आपका चौथी से, है ना, चौथी से आपका छठवीं शताब्दी, चौथी से आपका छठवीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया, शासन किया था, याद रखना है, ठीक है। और इसकी राजधानी, राजसी तुल्यकुल वंश की राजधानी कहाँ था, तो इसकी राजधानी था आरंग, इसकी राजधानी क्या था जी आपका आरंग, ठीक है। और राजसी तुल्यकुल वंश के जो शासक है ये आपका राजयोगी की, राजयोगी, ठीक है, राजयोगी की उपाधि धारण करते थे, किसकी उपाधि, राजयोगी की उपाधि धारण करते थे। और इस राजसी तुल्यकुल वंश का राजमुद्रा क्या था, तो इसका राजमुद्रा था सिंह था, क्या था, राजमुद्रा सिंह था, ठीक है, राजमुद्रा सिंह था। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। राजसी तुल्यकुल वंश है, इन्होंने 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच शासन किया है और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश था। इसकी राजधानी आरंग और इनके जो शासक होते थे वो राजयोगी की उपाधि धारण करते थे। साथ ही साथ इसकी राजमुद्रा क्या थी, तो सिंह था, इसकी राजमुद्रा क्या था, सिंह था। इसको भी आपको याद रखना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, राजसी तुल्यकुल वंश हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फिर राजसी तुल्यकुल वंश के शासकों के नाम हम लोग याद करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना सूरा, सूरा के बाद आपको याद रखना है दैत, सूरा के बाद दैत प्रथम, दैत प्रथम के बाद आपको याद रखना है विभीषण, सूरा, दैत प्रथम, फिर विभीषण, विभीषण के बाद आपको याद रखना है दैत आपका, विभीषण के बाद आपका भीमसेन प्रथम, क्या हो जाएगा, भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम के बाद आ जाएगा आपका दैत द्वितीय, ठीक है, दैत द्वितीय। और दैत द्वितीय के बाद आपका आ जाएगा भीमसेन द्वितीय, दैत द्वितीय के बाद हो जाएगा भीमसेन द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। ये राजसी तुल्यकुल वंश के शासकों का नाम है। पहला सूरा, दूसरा दैत प्रथम, तीसरा विभीषण, चौथा भीमसेन प्रथम, पांचवा दैत द्वितीय और छठवां भीमसेन द्वितीय। जिसमें से इसी भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है, आरंग ताम्रपत्र अभिलेख, आरंग ताम्रपत्र अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है। और भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र अभिलेख से ही राजसी तुल्यकुल वंश के शासकों के बारे में पता चलता है, ठीक है, राजसी तुल्यकुल वंश के शासकों के बारे में हमको पता चलता है। तो मैंने क्या क्या बोला कि राजसी तुल्यकुल वंश है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। इसका शासन अवधि बताऊं तो 4वीं से 6वीं शताब्दी, इसकी राजधानी आरंग, है ना, और इसके शासक राजयोगी की उपाधि धारण करते थे और इसकी राजमुद्रा सिंह था। प्रमुख शासक का नाम तो सूरा, दैत प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। और इसी भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसी आरंग ताम्रपत्र अभिलेख से राजसी तुल्यकुल वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन, राजसी तुल्यकुल वंश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजर्षि तुल्यकुल वंश के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो पहला, इस राजवंश की राजधानी आरंग थी, मैंने बताया, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इनकी राजमुद्रा हाथी था, हाथी नहीं था जी, इसकी राजमुद्रा क्या था, इनकी राजमुद्रा सिंह था, मैंने बताया था, इसकी राजमुद्रा क्या था, सिंह था, हाथी नहीं था। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, इस राजवंश के शासक राज्य योगी की उपाधि धारण करते थे, तो मैंने इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इस राजवंश के शासक है वो राजयोगी का उपाधि धारण करते थे। तो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा सही हो जाएगा। चौथा, भीमसेन द्वितीय के आरंग अभिलेख से इस राजवंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो चौथा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें से असत्य कथन की पहचान करना था। तो याद रखना है, राजर्षि तुल्यकुल वंश के जो राजमुद्रा है ये आपका सिंह था, ना कि हाथी था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो, निम्न में से कौन से वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे? सरदपुरी वंश, वकाटक वंश, पर्वत द्वारक वंश और आपका गुप्त वंश। जबरदस्त क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जी। देखो तो कौन से वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वत द्वारक वंश। किसका मतलब कौन सा वंश हो जाएगा आपका? पर्वत द्वारक वंश हो जाएगा, है ना। तो पर्वत द्वारक वंश के जो शासक है वो स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। और पर्वत द्वारक वंश का शासन क्षेत्र, ठीक है, शासन क्षेत्र, इसका शासन क्षेत्र कहाँ था? तो आपको याद रखना है देवभोग। इसका शासन क्षेत्र कहाँ था? देवभोग, ये भी आपको याद रखना है। अब पर्वत द्वारक वंश, पर्वत द्वारक वंश के शासकों के नाम आपको याद रखना है। तो पहला हो जाएगा आपका सोमन्य राज, ठीक है, पहला सोमन्य राज, और दूसरा हो जाएगा राजा तुष्टिकर, दूसरा राजा तुष्टिकर, और तीसरा हो जाएगा आपका नंदराज, ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका नंदराज। ये तीनों राजा हुए किसके? तो पर्वत द्वारक वंश के, ठीक है। जिसमें से राजा तुष्टिकर का एक ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसको बोलते हैं तेरह सिंगा, ठीक है, तेरह सिंगा ताम्रपत्र अभिलेख, तेरह सिंगा ताम्रपत्र अभिलेख। और इसी तेरह सिंगा ताम्रपत्र अभिलेख से पर्वत द्वारक वंश के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि
कि निम्न में से कौन से वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वत द्वारक वंश। और पर्वत द्वारक वंश का शासन क्षेत्र था देवभोग वाले क्षेत्र में, और इसके प्रमुख शासक हुए सोमर्णराज, तुष्टिकर और नंदराज, जिसमें से राजा तुष्टिकर का 13 सिंह ताम्रपत्र अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है, और इसी अभिलेख से पर्वत द्वारक वंश के शासकों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते चले नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, 13 सिंगा ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध किस राजवंश से, अभी जस्ट मैंने बताया था तो और इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो 13 सिंगा ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध है गुप्त, नल, मौर्य और पर्वत द्वारक वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी पर्वत द्वारक वंश, है ना। तो 13 सिंगा ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध है वो पर्वत द्वारक वंश है, ये आपको अच्छे से याद रखना। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरबपुरी वंश के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसे अमार्य कुल या अमरज कुल के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सरबपुरी वंश को अमार्य या अमरज कुल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसके संस्थापक राजा सरबराज हुए। याद रखना दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है कि सरबपुरी वंश के संस्थापक कौन हुए, राजा सरबराज। और राजा सरबराज के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। कहाँ से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख, है ना। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमको पता चलता है किसके बारे में, राजा सरबराज के बारे में। दूसरे उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या है, यह राजर्षि तुल्य वंश के समकालीन थे। तो सरबपुरी वंश किसके समकालीन थे, राजर्षि तुल्य वंश के। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। और चौथा, सरबपुरी शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। तो ये आपका चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। याद रखना जी सरबपुरी शासक है ये वैष्णव धर्म के, कौन से धर्म के, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जबकि यहाँ पास बोला गया शैव धर्म के अनुयायी थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ देखिए, सरबपुरी वंश को अमार्य कुल या अमरज कुल के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके संस्थापक राजा सरबराज हुए, बिल्कुल सही है, जिसके बारे में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमको जानकारी प्राप्त होता है। तीसरा, यह राजर्षि तुल्य कुल वंश के समकालीन थे, तीसरा भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है सरबपुरी शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, तो ये गलत हो जाएगा। सरबपुरी शासक है ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सरबपुरी शासकों के नाम याद करते हैं। सरबपुरी, ठीक है, सरबपुरी। अभी इसके पहले मैंने गुप्त वंशी शासकों के नाम आपको याद कराया था, अभी हम लोग याद करेंगे सरबपुरी शासकों के नाम, सरबपुरी शासकों के नाम। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले तो राजा सरबराज, ठीक है, सरबराज, सबसे पहले राजा सरबराज, जिसकी राजधानी हुआ करता था सरबपुर, जिसकी राजधानी सरबपुर हुआ करता था। सरबपुर मतलब जो वर्तमान जो सारंगगढ़ है ना, उसको पहले सरबपुर बोलते थे। तो पहला सरबराज। दूसरा आपको याद रखना है नरेंद्र राज, जिसका पुत्र हुआ नरेंद्र राज। सरबराज के बाद नरेंद्र राज के बाद तीसरा आपको याद रखना है प्रसन्नमात्र, तीसरा हो जाएगा प्रसन्नमात्र के बाद चौथा आपको ध्यान रखना है मानमात्र या इसी को आपका दुर्गराज, इसी को मानमात्र या दुर्गराज या इसी को आपका जयराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सरबराज, नरेंद्र राज, प्रसन्नमात्र, मानमात्र या दुर्गराज या जयराज। इसके बाद हो जाएगा पांचवा हो जाएगा आपका सुदेवराज। पांचवा क्या होगा जी आपका सुदेवराज। पांचवा के बाद छठवा आपको ध्यान रखना है सुदेवराज के बाद प्रवरराज प्रथम हो जाएगा। उसके बाद सातवां आपको याद रखना है प्रवरराज द्वितीय। ये सभी नाम को आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, तो सरबराज, नरेंद्र राज, प्रसन्नमात्र, मानमात्र या दुर्गराज या जयराज, उसके बाद है सुदेवराज, फिर प्रवरराज प्रथम और उसके बाद है प्रवरराज द्वितीय। तो प्रवरराज द्वितीय है वो सरबपुरी राजवंश का अंतिम शासक हुआ था और सबसे प्रथम शासक थे राजा सरबराज, जिसके बारे में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमको जानकारी प्राप्त होता है ना। तो सरबपुरी वंश के संदर्भ में आपको असत्य कथन की पहचान करना था, तो चौथा कथन असत्य है क्योंकि सरबपुरी शासक है ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ना कि शैव धर्म, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी सरबपुर था, जब स्टार्टिंग में स्थापित हुआ तो इसकी राजधानी सरबपुर था। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न कथनों में असत्य कथन पर विचार कीजिए। पहला, सरबपुरी राजवंश के संस्थापक राजा सरबराज थे, इसकी जानकारी कुमारगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। कुमारगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त नहीं होता भैया, इसकी जानकारी हमको भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो पहला ही स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि सरबवंशी राजवंश के संस्थापक कौन हुए, आपका राजा सरबराज, जिसके बारे में जानकारी हमको भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, ना कि आपका कुमारगुप्त के एरन अभिलेख, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
दूसरा, यह वाकाटक नरेश प्रवर सेन का सामंत था, दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा, इन्होंने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए थे, किसने? राजा सरबराज जी ने। चौथा, इन्होंने सिक्कों में प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करा था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सरबपुरी शासकों में वह कौन शासक था जिन्होंने अपने सिक्कों में प्राकृत भाषा की जगह संस्कृत भाषा का प्रयोग कराया था? तो याद रखना किन्होंने? तो राजा सरबराज ने। इसलिए ये चौथा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा ये तीनों सही है, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि सरबपुरी राजवंश के संस्थापक राजा सरबराज थे। इसकी जानकारी हमको भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पास दिया गया है कुमारगुप्त, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबपुरी शासक नरेंद्र राज के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। नरेंद्र राज जो कि सरबराज के पुत्र थे, ठीक है। तो पहला, इसके नाम से कुरुद और पीपरडुला ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं। याद रखना, इतिहास में अभिलेख से बहुत क्वेश्चन आते हैं ना। तो पहला बिल्कुल सही है कि नरेंद्र राज के नाम से कुरुद और पीपरडुला ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं, पहला बिल्कुल सही है। और दूसरा, पीपरडुला ताम्रपत्र को शासनकाल के दूसरे वर्ष जारी किया गया था। ये आपका एसीएफ का क्वेश्चन था। तो जो पीपरडुला ताम्रपत्र को, उसको शासनकाल के दूसरे नहीं, जब तीसरे वर्ष। अब देखो कहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब डीपली पढ़ना पड़ेगा, ऐसा हो गया, ठीक है। तो देखो, पीपरडुला ताम्रपत्र को शासनकाल के तीसरे वर्ष जारी किया गया था, दूसरे वर्ष नहीं है ना। ये आपका गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, कुरुद ताम्रपत्र को शासनकाल के 24वें वर्ष में जारी किया गया था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये सही है ना। और चौथा, यह सरबराज का पुत्र था। मैंने पहले ही बताया था कि सरबराज का पुत्र कौन हुआ? नरेंद्र राज, है ना। और इसी नरेंद्र राज के नाम से कुरुद और पीपरडुला ताम्रपत्र मिले हैं। और पीपरडुला ताम्रपत्र को शासनकाल के आपका ये तीसरे वर्ष में जारी किया गया था, जबकि यहाँ पास ऑप्शन में दूसरे वर्ष दिया गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी तीसरा सही है कि कुरुद ताम्रपत्र को शासनकाल के 24वें वर्ष में जारी किया गया था, तीसरा आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साथ ही साथ एक बार और पुनः बता दे रहा हूँ, सबसे पहले हुए राजा सरबराज, शासकों के नाम में पुनः बता दे रहा हूँ। पहले सरबराज, दूसरा आपको ध्यान रखना नरेंद्र राज, तीसरा प्रसन्न मात्र, चौथा मान मात्र या इसी को बोलते थे जयराज या दुर्गराज, पांचवा सुदेवराज, छठवां प्रवरराज प्रथम, सातवां आपका प्रवरराज द्वितीय। तो ये आपका सरबपुरी राजवंश के शासकों के नाम थे, ठीक है, याद रखना है जी। और पीपरडुला और कुरुद अभिलेख का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है किससे है? नरेंद्र राज से। सरबपुरी शासक नरेंद्र राज से, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? निम्न में से किस सरबपुरी शासक ने नीडला नदी के किनारे प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया था? सरबराज, नरेंद्र राज, प्रसन्न मात्र और उसके बाद मान मात्र। तो सबसे पहले देखो, मैंने बताया था सबसे पहले संस्थापक हुए सरबपुरी वंश का सरबराज के बाद इसका पुत्र हुआ नरेंद्र राज का पीपरडुला और आपका जस्ट मैंने बताया था, एक तो पीपरडुला अभिलेख हो जाएगा, है ना। जस्ट अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, नरेंद्र राज का मैंने 2 अभिलेख बताया था, पीपरडुला और कुरुद, ठीक है। तो सबसे पहले शासक कौन हुए? सरबपुरी राजवंश का सरबराज के बाद दूसरा कौन हुए? आपका नरेंद्र राज के बाद कौन हुए? तीसरा प्रसन्न मात्र, नरेंद्र राज के बाद हुए प्रसन्न मात्र। और ये जो प्रसन्न मात्र ने क्या किया था? इन्होंने अपने नाम से प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया, प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया था। और इस प्रसन्नपुर नामक शहर को वर्तमान में हम लोग किस नाम से जानते हैं? मल्हार के नाम से। इसको वर्तमान में हम लोग मल्हार के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नामक शहर कौन से नदी के तट पर बसाया था? कौन से नदी के तट पर? तो याद रखना निडिला नदी। कौन सी नदी? निडिला नदी। और इसी निडिला नदी को हम लोग वर्तमान में लीलागढ़ नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लीलागढ़ नदी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नदी का प्राचीन नाम निडिला नदी है? तो आपका लीलागढ़ नदी का, ठीक है। तो किस सरबपुरी शासक ने निडिला नदी के किनारे प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया था? तो प्रसन्न मात्र ने। और बाद में उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई, इसी को प्रसन्नपुर को उन्होंने बाद में अपनी राजधानी भी बनाया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन सरबराज और नरेंद्र राज ये पहले सरबपुर से शासन किए थे, इसकी राजधानी सरबपुर था। अब उसके बाद जब प्रसन्न मात्र आया तब प्रसन्नपुर शहर बसाया था, है ना। तो प्रसन्न मात्र के समय में राजधानी क्या हो गया था? आपका प्रसन्नपुर हो गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रसन्न मात्र। इन्होंने निडिला नदी अर्थात लीलागढ़ नदी के तट पर प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया और इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। सरबपुरी वंश में सर्वाधिक सोने और चांदी के सिक्के प्रसन्न मात्र द्वारा जारी किए गए थे। तो पहला बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। अभी जस्ट हमने प्रसन्न मात्र के बारे में जाना कि उन्होंने निडिला नदी के तट पर प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया और उसी प्रसन्न मात्र जी ने सर्वाधिक सोने और चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, इन्होंने अपने सिक्कों में शीर्ष पेटिका लिपि का प्रयोग किया था। तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा, लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार दुर्ग नामक नगर की स्थापना
दुर्गराज या जयराज ने किया था, है ना, जयराज। मैंने बताया था सबसे पहले हुए राजा सरबराज, सरबराज के बाद मैंने बताया नरेंद्र राज, नरेंद्र राज के बाद मैंने बताया प्रसन्न मात्र, प्रसन्न मात्र के बाद मैंने बताया आपको मान मात्र, मान मात्र या मान मात्र को बोलते हैं आपका दुर्गराज, दुर्गराज या इसी को आपका जयराज, जयराज के नाम से भी जाना जाता है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार दुर्ग नामक नगर की स्थापना जयराज ने किया था, तो बिल्कुल सही है। इस जयराज की जगह आपको मान मात्र भी दे सकता है क्वेश्चन में, है ना, आपको दुर्गराज भी दे सकता है, तो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। याद रखना जयराज मान मात्र और दुर्गराज का ही नाम है, हाँ, मतलब ये एक ही नाम है ना, एक ही व्यक्ति का नाम है, मान मात्र, दुर्गराज और जयराज एक ही व्यक्ति के नाम है। उसके बाद चौथा, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर इसे जारी करने की तिथि का उल्लेख मिलता था, नहीं ये गलत हो जाएगा। याद रखना जो सरबपुरी ताम्रपत्र है इसको किस वर्ष जारी किया गया था इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि सरबपुरी ताम्रपत्रों पर उसे जारी करने की तिथि का उल्लेख मिलता था, तो नहीं मिलता था, उल्लेख नहीं मिलता था, उल्लेख नहीं मिलता था, ये आपको याद रखना है। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा जी, चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, सुदेवराज के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। सुदेवराज, देखो जब आपका यही आया आपका जयराज, दुर्गराज या इसी को बोलते हैं मान मात्र, तो मान मात्र के पश्चात कौन से शासक आए, मान मात्र के बाद आए सुदेवराज, तो उसी सुदेवराज के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान आपको करना है। इसके सामंत का नाम इंद्रबल था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, सुदेवराज के सामंत का नाम क्या था, इंद्रबल था, क्या था जी आपका इंद्रबल, है ना। और इसी इंद्रबल ने क्या किया था, इसी इंद्रबल ने प्रवरराज द्वितीय को मारकर उन्होंने पांडु वंश की नींव रखा था, किसने, इंद्रबल जी ने, है ना। लेकिन ये किसका सामंत था, ये सुदेवराज का सामंत था। आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सुदेवराज के सामंत कौन थे, इंद्रबल, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, सरबपुरी शासकों में सर्वाधिक ताम्रपत्र इसके ही प्राप्त हुए, तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। जो सुदेवराज जी है इसके सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 8 ताम्रपत्र, कुल 8 ताम्रपत्र इसके प्राप्त हुए, किसके, आपका सुदेवराज के 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। तीसरा, सुदेवराज के महासमुंद और कौमुताल अभिलेख में इंद्रबल सर्वाधिकृत नाम के रूप में उल्लेखित है, याद रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपका कौमुताल अभिलेख, है ना, कौमुताल अभिलेख, और आपसे पूछेगा आपका महासमुंद अभिलेख, इसका संबंध किससे है, तो आपको बताना है सुदेवराज किससे है, सुदेवराज। अगर आपसे पूछ दिया एरन अभिलेख का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना सरबराज। हालांकि एरन अभिलेख भानुगुप्त का है, लेकिन उसमें सरबराज के बारे में वर्णन किया गया है ना, तो एरन अभिलेख का संबंध किससे है, सरबराज से, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा आपका कुरुद और पीपरडूला अभिलेख ये किसका है, तो आपको बताना है किसका, नरेंद्र राज का, किसका है, नरेंद्र राज का। ये सबको आपको अच्छे से याद रखना ना, अभिलेख से क्वेश्चन आते हैं जी, ठीक है। तो तीसरा क्या बोल रहा है कि सुदेवराज के महासमुंद और कौमुताल अभिलेख में इंद्रबल सर्वाधिकारीकृत नाम के रूप में उल्लेखित है, तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। और मैंने बताया कि इसी सुदेवराज के सामंत, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये सुदेवराज के सामंत कौन हुए, इसी के सामंत हुए इंद्रबल, इसी के सामंत हुए कौन, इंद्रबल, है ना, इंद्रबल। और याद रखना ये इसके सामंत इंद्रबल है। और जब सुदेवराज का शासन खत्म हो जाता है तो इसके बाद आता है प्रवरराज प्रथम आएगा, प्रवरराज प्रथम के बाद आता है प्रवरराज द्वितीय। तो ये जो आपका सुदेवराज का सामंत इंद्रबल है, इंद्रबल क्या करेगा, इसी प्रवरराज द्वितीय को हराता है और पांडु वंश की नींव रखता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये भी बिल्कुल सही है। चौथा, इसके शासनकाल में राजर्षि तुल्यबल के शासक भीमसेन प्रथम ने आक्रमण किया था, तो चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सुदेवराज के शासनकाल में राजर्षि तुल्यकुल के शासक भीमसेन द्वितीय ने आक्रमण किया था, भीमसेन प्रथम नहीं था ना, ये भीमसेन द्वितीय। याद रखना किसने आक्रमण किया था, भीमसेन द्वितीय ने आक्रमण किया था। और आप सभी को मैंने बताया था कि भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, जिससे हमको राजर्षि तुल्यकुल वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो जो चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है कि सुदेवराज के शासनकाल में राजर्षि तुल्य वंश के शासक भीमसेन प्रथम ने आक्रमण किया था, तो ये गलत हो जाएगा, भीमसेन द्वितीय ने आक्रमण किया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने अपनी राजधानी सरबपुर से सिरपुर स्थानांतरित किया। अब देखो सुदेवराज के बाद कौन से शासक आए थे, सुदेवराज के बाद मैंने आप लोग को बताया था प्रवरराज प्रथम ये आए थे। तो प्रवरराज प्रथम जी ने क्या किया, उन्होंने अपनी राजधानी को सरबपुर से स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी को कहां से स्थानांतरित कर दिया, सरबपुर से। तो किसने, आपका प्रवरराज प्रथम ने, तो ये पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, है ना। तो प्रवरराज प्रथम हो जाएगा। तो किस शासक ने अपनी राजधानी सरबपुर से सिरपुर स्थानांतरित किया, तो प्रवरराज प्रथम ने किया था, ये आपको याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। प्रवरराज द्वितीय सरबपुरी वंश का अंतिम शासक था, तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है ना, प्रवरराज द्वितीय अंतिम शासक था। और इसी को मारकर किसने, इंद्रबल ने पांडु वंश की नींव रखा था। और इंद्रबल किसके सामंत थे, तो सुदेवराज के सामंत थे।
इनके 2 ताम्रपत्र लेख ठाकुर दिया और मल्हार से प्राप्त हुए हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपका जो प्रवर राज द्वितीय है, इसके 2 ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुए? ठाकुर दिया और मल्हार से प्राप्त हुआ है। मल्हार आपका बिलासपुर में। तीसरा, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन देवरानी जेठानी मंदिर को सरबपुरियों के शासनकाल में बनाया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। और आपको इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है आपका? कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना तीनों कथन सही है कि प्रवर राज द्वितीय सरबपुरी वंश का अंतिम शासक था और प्रथम पूछेगा तो सरब राज था। ठीक है, और इसके 2 ताम्रपत्र लेख ठाकुर दिया और मल्हार से प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। और छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन देवरानी जेठानी मंदिर को सरबपुरियों के शासनकाल में बनाया गया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। एक बार अंतिम एक बार पुनः देखिएगा, मैं पुनः सरबपुरी शासकों के नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो सरब राज, याद कर लीजिए ना, सरब राज। सरब राज के बाद दूसरा हो जाएगा नरेंद्र राज, नरेंद्र राज। नरेंद्र राज के बाद तीसरा हो जाएगा प्रसन्न मात्र, प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र के बाद चौथा हो जाएगा मान मात्र, मान मात्र। या इसी को आपका दुर्ग राज, दुर्ग राज, इन्होंने दुर्ग शहर की स्थापना किया था, दुर्ग राज। या इसी को जय राज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मान मात्र के बाद हो जाएगा आपका सुदेव राज, सुदेव राज। सुदेव राज के बाद आपको याद रखना है प्रवर राज प्रथम, प्रवर राज, प्रवर राज प्रथम। प्रवर राज प्रथम के बाद हो जाएगा आपका प्रवर राज, प्रवर राज द्वितीय, प्रवर राज द्वितीय। तो ये सभी सरबपुरी शासकों के नाम हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग को याद करना है, क्योंकि एग्जाम में सीधा शासकों के नाम से भी क्वेश्चन आता है कि जो प्रमुख शासक है वो कौन से वंश से बिलोंग करते थे, ऐसा करके, है ना। तो इसको भी आपको याद करना है। तो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, CGPSC का एग्जाम बहुत पास है, जितने ज़्यादा हो सके आप रिविजन करिए। धन्यवाद।